यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे कि एक्यूपंक्चर कैसे होगा, हाउ डज दिस वर्क इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट के पहले क्या होता है, किसी भी चीज को डायग्नोस करना। ठीक है, पेन तो होता है बहुत सारे, देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ द पेन। Pain is related to the muscle, it is a pain is related to the bone, is related to the nerve, or refer pain. Refer pain means a patient who is a person, a patient who is suffering from the organic issue. So pain goes to the back, kidney stone, there are many causes. So how can you diagnose? The main part of our training, the diagnosis part or clinical practice. एक्यूपंक्चर तो सभी सीखते हैं, बहुत सिखाते हैं, सारे इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स। लेकिन हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे सिखाए, आप कैसे इसको डायग्नोस करेंगे। अगर मसल से रिलेटेड है तो हम ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे, बोन से रिलेटेड है तो ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, नर्व से अगर रिलेटेड है तो हम ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे, और रेफर पेन अगर है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए एक जो टूल्स है वो है टंग डायग्नोसिस, इज ए वेरी इजी टू फाइंड आउट, राइट। तो टंग डायग्नोसिस पे हम सेकंड हमारा सेशन होगा। फर्स्ट सेशन पे है वी आर टॉकिंग अबाउट द पेन मैनेजमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। द फर्स्ट सेशन इज ऑन अ पेन मैनेजमेंट। यस, ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, so today we'll understand about the pain management. Fine. So the word pain, I hope it's become a part of life, what I guess. Is it true? Is it Yes, true or sir. not? Okay. Yes, sir. हर एक घर में आज पेन आपको मिलेगा, हर एक घर में। इट्स नॉट अ सिंगल होम वेयर देयर इज नो पेन। किसी ना किसी तरह का पेन इज अवेलेबल। व्हाई दिस पेन इज एंड व्हाट इज दिस पेन इज, पेन क्या है बेसिकली। सो एस सर सेड के आप में से कोई अभी तक किसी ने भी एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ थोड़ी बहुत मालूमात है, थोड़ी बहुत जानकारी है कि व्हाट इज एक्यूपंक्चर। आई होप ट्रू। Yes, sir. ओके, सो बेसिकली जो पेन मैनेजमेंट के लिए जो एक्यूपंक्चर का होल्ड है, इट्स लाइक मार्वेलस। Okay, it's a mind-blowing thing, but all the thing comes around your diagnosis. Okay, so before going to the diagnosis, first we have to understand what is pain. Pain क्या होता है? So basically, pain. I want to ask one question कि आप pain को किस तरह से जानते हैं? Pain है क्या? It is a disease? What do you feel? It is a disease? Pain कोई disease है? What do you feel? क्या लगता है? नहीं सर, पेन कोई डिजीज नहीं है। पेन क्या है? तो फिर हम उसको इतना सीरियस क्यों लेते हैं? किसी बस Pain is a symptom, sir. Yeah, it's a symptom. yes. And what kind of symptom it is? It's an unpleasant symptom. Okay, so it's a definition which you are saying. It's an unpleasant symptom. But what I want to say is, it's a symptom. But what kind of symptom? It's a red alert symptom. Why it's a red alert symptom? Because जब भी किसी भी तरह का पेन होता है, any kind of pain any person have, वो it can't be in a ease. वो ease में नहीं रह सकता. Is very can say restlessness. ठीक है? अगर दर्द होता है तो कोई आराम से बैठ सकता है क्या? कि नहीं यार मुझे दर्द हो रहा है, मैं चुपचाप बैठूंगा। किसी पर्सन को देखा है? नहीं। He always complains कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। And what is the first step after that? That pain. क्या करते हैं? अगर आपको दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? पेन किलर लेते हैं, बाम लगाते हैं। Okay. So the first step you take care is the pain killers. Okay. A good step. जरूरी है, अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर लेना ही पड़ेगा, रिलीफ तो लेना ही चाहिए ना। बट आफ्टर दैट, आफ्टर पेन किलर, what?
उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उस सर पेन को हमें इंडियन सॉरी उसके बाद हम उस पेन को भूल जाते हैं। हम इंडियन तो छोड़ ही देते हैं कि पेन हो रहा है, बस पेन किलर ले लिया हाँ जी छोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि इंडियन मेंटालिटी को ये नहीं मालूम है कि जो ये पेन है इट्स एन सिम्टम, ठीक है, इट्स एन सिम्टम, ये डिजीज नहीं है, ठीक है। तो इंडियन मेंटालिटी क्या सोचती है, इट्स एन डिजीज, जिसको आपने मेडिसिन से पेन किलर के थ्रू आपने उसको क्योर कर दिया। दैट्स एन इंडियन मेंटालिटी, that you have cured this pain through the painkillers, and painkillers are the treatment of protocol for the this problem, okay, but ऐसा नहीं है। Basically pain is what? Pain is a symptom, and what does symptom means? Symptom means something that alerts you. Symptom is something that alerts you, जो आपको बताता है कि there is something wrong or right in your body, okay. So symptom be of any kind, but we are talking especially about the symptom, and what kind of symptom it is. So let's deal with the so definition of the pain. It's an unpleasant sensory and the emotional experience associated with the actual or potential tissue damage or the described in the term of such damage. So basically it's an unpleasant sensory and the emotional. Why sensory and the emotional? Because when there is a pain, your sense get hurt and your emotions also get hurt. आप मेंटली भी इफेक्ट हो जाते हो, फिजिकली भी इफेक्ट हो जाते हो। जिस पार्ट में पेन है वो पार्ट आप यू ट्राई टू रिजर्व और यू ट्राई टू मेक इट वी कैन से अनयूजफुल, उसको आप स्पेयर कर देते हैं, राइट। सो दिस इज द नेचर ऑफ द बॉडी कि जहां पे भी कोई प्रॉब्लम है उसको हम स्पेयर कर देते हैं और उसके बाद फिर उसके लिए मेडिसिन लेते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। सो इट्स एन अनप्लीजेंट, जब भी पेन होता है नो वन कैन सिट्स नॉर्मली और नो वन कैन डू एनीथिंग, he or she has to do or something to fight this, right? But as I said, it's a symptom, it's not a disease. So what we do is we take the painkillers and we forget that thing. But as it is a symptom, then what kind of symptom it is? वो क्या बताना चाहता है? Can anyone say a pain? अगर suppose if you got hurt, कहीं आप चलते चलते कहीं ठोकर लग गई, वहां पे लग गया, वहां पे पेन हो रहा है, then now वो जो पेन है वो कौन सी टाइप का पेन, उसको आपने पेन किलर से क्योर कर दिया तो उस पर क्या टेक केयर करने की जरूरत है। इट्स अ सिंपल एग्जांपल, चलते चलते ठोकर लग गई, इफ यू आर वॉकिंग समवेयर और रास्ते में कहीं आप चेयर से टकरा गए, बेड से टकरा गए, योर नी गॉट हर्ट, ओके, एंड वो नी में आपको पेन हो रहा है, आपने उसके लिए पेन किलर ले लिया, बट जो नी में जो हर्ट हुआ है उसके लिए आप क्या करते हैं? Have you ever checked? कुछ चेंजेस वहां पे आते हैं अदर देन पेन? अगर पेन किलर से पेन चला भी गया तो कुछ चेंजेस वहां पे आपको देखने को मिलते हैं? Have you ever seen the hurt part of your body? Sometime green और sometime black spots आ जाते हैं या Okay, sometime green, very good. Other than that, swelling and tenderness. Swollen, okay, red mark. okay, so all the signs you have told, right? Almost all the signs you have told. So what you see is the redness. So redness is an indication that यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, but the green and black thing is the problem. What does it indicate? It indicates that your capillaries are hurt over there and there is some minor bleeding over there, and which leads to the hematoma over there. A minor hematoma. It's the collection of the blood at that place. क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे कुछ कैपिलरीज आपकी इंजर हुई है, बट अब वो हेमेटोमा हुआ है, जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस है वहां पे, जो मसल है, मसल के आजू बाजू में जो स्पेसिस है वहां पे जो ब्लड जमा हुआ है,
उसको निकालना जरूरी है कि नहीं? वो तो अनवांटेड ही है, जरूरी है। जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम इंतजार करते हैं कि वो कब जाएगा। नहीं करते ना? उसके लिए हम इंतजार करते हैं वो कब जाएगा। बट वेल इन दैट केस the best thing to do is your ice pack. Apply the ice pack. Yes. Try to relieve that area. Try to relieve that area, and you have to spare that area. आपको उस पे ज्यादा लोड नहीं डालना है, उस मसल्स को आपको फ्री रखना है। बट हम नेक्स्ट डे से नॉर्मल वर्किंग में आ जाते हैं और द थिंग्स गॉट एंटेंगल ओवर देयर, वो निकल नहीं पाता है। अब उसका नहीं निकलने की भी दो वजह है। Sometimes what happens, your lymphatic system is not that strong कि वो वहाँ का वो सब drain कर सके. That also the issues. And sometimes you overtake that problem. उसको ज़्यादा ही कुछ आप केयर कर रहे हो, वो ज़्यादा ही आपने मतलब आराम कर लिया, तो भी वो move नहीं हो पाएगा. Because body needs the movement. जब तक body में movement नहीं आएगी, आपके body के अंदर से drainage system काम नहीं करेगा. Body needs the drainage system, right? अब वो कौन सी कंडीशन में ड्रेनेज होना चाहिए, कौन सी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वो एक इट्स एन ब्रॉड थिंग. ओके, देयर आर वेरियस कंडीशन, बट इन दिस कंडीशंस यू नीड सम मूवमेंट आल्सो एंड सम रेस्ट आल्सो. मूवमेंट कि आपको मूव करना है, बॉडी को हिलाना है, कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, बट इतना भी नहीं हिलाना है कि आप हैवी वर्क कर रहे हो और उस मसल पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है. ओके, so this is how the management is done. So it's a very simple thing, but need to be understand very clearly. ये चीज जब हम उस पे केयर नहीं करते हैं तो दिस विल लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड टू क्रॉनिक इश्यूज एंड देन क्रॉनिक टू द सिस्टमिक इश्यूज, एंड फिर वो कंटिन्यू हो जाता है. फिर वो बॉडी के अंदर इतना स्टे कर लेता है कि इतना वो अंदर अटक जाता है कि यू कैन नॉट ट्रीट और समटाइम यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट द पेन किलर्स. तो वो कंडीशन तक ना पहुंचे, फॉर दैट यू हैव टू एजुकेट योर पेशेंट. फर्स्ट यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, and then your family, and then your patients. Okay, so we understand a simple thing today. So now types of pain. What are the types of pain? So there are something called acute pain, chronic pain, neuropathic pain, nociceptive pain, and radicular pain. So we'll discuss all those pain in detail. But see, these are the types of pain in which there are something musculoskeletal and something are systemic pain. Okay, when there is a musculoskeletal pain, it is mostly due to the we can say the inappropriate lifestyle of our body. Mostly the musculoskeletal pain is due to the inappropriate lifestyle of our body. Musculoskeletal pain, see this musculoskeletal word, it is a combination of two. One is the muscles and one is the skeleton. Then what is the skeleton? Skeleton is the bony structure of your body, and musculo is the muscle system of your body, right? So it combinedly it is called the musculoskeletal system. So this musculoskeletal system, it is mostly injured in nowadays. आपको जो patient अभी मिलते हैं, मुझे कमर में दर्द है, MRI करवाया, what are the results? Bulging, herniation, or we can say slip disc, such kind of cases. Knee problem hai, what are the results or what are the diagnosis through MRI? Osteoarthritis, arthritis, gout, all these things, right? And other than that, when there is an we can say the some patient who has shoulder issues. So in shoulder also it's like the a little osteopaths, bony overgrowth, and sometimes the due to some systemic disease, the lock of the shoulder, right? So when you 80% of patients which is in pain is because of the one thing is the musculoskeletal, and 20% are like systemic problems, or else others are musculoskeletal problems only. And this musculoskeletal problem can be tackled with simple things, and that simple thing is very hectic to do. They are simple but very hectic to do. So can you guess one? एक आप guess करें क्या हो सकता है जिससे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक रिलीव हो सकती है, और बट वो हेक्टिक है. नेम वन.
Exercise. Exercise, of course, exercise. वो चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है. Exercise and the diet, these two things. But what we have seen in our practice, if these two things are properly done, majority of the work is done. You no need to do anything. आपको थोड़ा सा painkiller treatment देना है. That too with the help of needles and in acupuncture, or else in modern medicine you have to do the painkillers, right? But even in the modern medicine also, the orthopedic people, they try to avoid the painkillers because they had a huge list of side effects. That's one. But the patients are so eager to eat the painkillers in such a way that के मुझे बस ये पेन से जान छुड़ाओ चाहे मेरी जान चली जाए. They never think of anything else, right? So they don't. We can't blame them because उनको पेन ही इतना रहता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता है. So let it be. So now we'll move to the acute pain, chronic pain, neuropathic pain, nociceptive pain, and radicular pain. What is the acute pain? So acute pain means the pain in the short duration, relatively speaking, lasting from minutes to about 3 months, sometimes up to 6 months. Acute pain also tends to be related to a soft tissue or temporary illness. So basically, acute pain, acute word means a short duration. Okay, short duration of pain. As we have discussed the example of hurting a knee, right? It's an acute pain. अचानक से शुरू हुआ. The pain which got started suddenly and that lasts for a minimal amount of time and then it subsides is the acute type of pain. Okay, acute pain is the short duration pain. It starts suddenly and it vanishes also suddenly. But sometimes what happens, if you won't treat that acute pain, it converted to the chronic, and that chronic pain leads to a damage to the particular area. And that damage is once done, sometimes cannot be recovered, or sometimes it can be managed only, it cannot be treated. Okay. So the problem is that once, if the problem is in an acute condition, if you treat, it's easy to treat. In chronic conditions, now we'll discuss the chronic pain also. So first let's go to the chronic and then we'll discuss the things in the chronic pain. So chronic pain is a longer duration. It can be constant or intermittent. For example, headache can be considered chronic pain when they continue over many months or years, even if the pain isn't always present. So the chronic pain, the word chronic means the long duration pain. Okay, acute short duration, onset is sudden, chronic is the long duration, and onset is gradually increases. Okay, so this two kind of pain is the mostly seen pain. Okay, after that is the different thing scenario. Some after that the neuropathic and all this, these are the systemic issues. But now these two are the musculoskeletal problem. When the problem in the acute condition. So what kind of pain can we start in the acute condition? So mostly the acute pain start with your inappropriate lifestyle. Sometimes your working profile is like बैठे-बैठे काम करना है. So what we do? जब हम बैठे-बैठे काम करते, we never take care of our backs. We never take care of our cervical area, like your neck. Okay, continue नीचे देख के काम कर रहे, never take the rest. So इससे क्या होता है? You are altering the normal formation of your body. You are altering the normal formation of your body. Basically, the formation of your body is in the way to give you ease, to give you a proper help, right? आपके काम में वो help करने के लिए, but हम उसको use करते हैं हमारे आराम के लिए. So, if it is an inappropriate, then what will it lead to? It will lead to the permanent deformation of the bone. For example, किसी पेशेंट को आपने देखा है कि जो चलते ऐसा चलता है, like this, गर्दन झुक जाती है. जी सर. ओके, कभी कभी कोई पेशेंट मतलब कोई पर्सन अगर वो उठता है तो उठने के लिए उसको हमेशा ऐसा झुकना पड़ेगा, फिर ऐसे उठेगा, फिर खड़ा होगा. They can't straightly stand. झुक के ही खड़ा होना पड़ेगा उसको. ओके, और कभी कभी कोई चलता है तो they try to walk like this. So this all are inappropriate thing. These all are inappropriate. अभी वो
जो ऐसा झुक चुका है वो क्यों? क्योंकि यहाँ की सर्वाइकल बोन्स जो है उसके अंदर जो भी मोबिलिटी होती है, सो द फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे 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 कम हो जाती है. सो दे कांट मींस withhold the neck straight, वो झुक जाते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. देन जिसका कंटिन्यू बैठ के काम करने का मतलब जो प्रोफाइल है, वो व्हाट दे डू, they basically try to sit in this posture, कि पीछे का जो बैक रेस्ट रहता है उसको हम ज्यादा ही पीछे करके ऐसे बैठ के काम करते हैं, और नहीं तो फिर ज्यादा झुक के काम करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इन दैट कंडीशन आल्सो, आपका जो लंबार एरिया है वहां की फ्लेक्सिबिलिटी जो है खत्म हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन कि अगर उसको नॉर्मल पोस्चर में आना है तो इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर. इसके लिए वो हमेशा इस तरह से उठते हैं, राइट? हमेशा वो इस तरह से आगे चल के उठेंगे फिर सीधा होंगे. सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट द फ्लेक्सिबिलिटी इज गॉन. तो उसको उठने के लिए वक्त लगता है, राइट? सो these are the normal problems, but creating the big chaos in later stage. अब वही वो पेशेंट जो इस तरह से जो बैठा रहता है, what is happening in this such conditions, कि जो इस तरह से फैल के बैठ के काम कर रहा है, यहाँ का आपका लंबार का जो कर्वेचर है, ठीक है, it should be in this way. लंबार का जो कर्वेचर है, आपकी स्पाइन है, it should be in this way, right? इसको हम इस तरह से कर देते हैं. So what happened कि यहाँ का जो कर्वेचर होना चाहिए था, वो कर्वेचर धीरे धीरे कम हो जाता है, and that flexibility get distorted, and because of which it leads to the problem. And what are the problems? Bone pain करता है या muscle pain करता है? What do you think? बोन पेन. सर मसल पेन. Bone pain करता है. बोन कभी पेन करता है कि जब तक वो टूटता है तब तक बोन पेन. सर मसल पेन. Yeah, of course it's an always muscle pain. क्यों? सर क्योंकि कर्वेचर खराब हो गया है और वहाँ की मसल्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है. Okay. तो मसल पेन इसलिए क्योंकि इन दोनों की जोड़ी है. Is the combination of these two duo musculoskeletal. Okay. आप जब ये पोस्चर में बैठते हो, ठीक है, this is a normal curvature and you are distorting the curvature like this, तो इस यहाँ पे आप इफेक्ट किस पे आ रहा है? इस पे इफेक्ट आ रहा है आपके स्केलेटल सिस्टम पे, ठीक है. बट प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होती है मसल्स में. आप अफेक्ट करते हो स्केलेटल सिस्टम को और प्रॉब्लम होती है मसल्स में. क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में ही काम करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल. अभी किस तरह से साथ में काम करते हैं, we'll understand that a little and then we'll further move so that it will be easy to understand the musculoskeletal pain. Okay, or we'll just go through the different type of pain and then we'll understand the, just a minute, sir. Yeah, this is the third kind of pain, is a neuropathic pain. So neuropathic pain is due to the damage of the nerve, damage to the nerves and other part of the nervous system. It is often described as a shooting, stabbing, burning pain. So neuropathic pain is a nerve related pain. Okay. Nociceptive pain. Nociceptive pain is a type of pain caused by the damage of the body tissue. People often describe it as a sharp, achy or throbbing pain. So nociceptive pain किस तरह का पेन होता है? जब कभी कुछ कट जाता है, when there is a cut in the tissue, तो उसमें जिस तरह का पेन होता है, it's a nociceptive pain. Okay? चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, जब वहां पे इंजरी होती है टिश्यू में, उसमें जो पेन होता है, जैसे nociceptive type of pain, right? And then the radicular pain. Radicular pain is a very specific type of pain, can be occur when a spinal nerve gets compressed or the inflamed or the radiated. So basically radicular pain is a pain which gets radiated. एक जगह से वो travel करता है due to the reason that the nerve is pinching.
Okay, now either वो compress है, उसमें कुछ damage है, swelling है, or it's getting compressed due to bony structure. तो वो pain start यहाँ से होता है. पेन स्टार्ट यहाँ से होता है, फील यहाँ पे होता है. पेन स्टार्ट यहाँ पे होता है, फील यहाँ पे होता है. और कभी कभी यहाँ से स्टार्ट तो मूव करता है तो मूवमेंट भी फील होती है कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड होता है. राइट, सो दैट्स अ रेडिकुलर पेन that travels. Fine. And in nociceptive pain, sometimes the systemic disease pain also can come under nociceptive pain, like delivery is the nociceptive type of pain. Then the rheumatoid arthritic pain can be considered in the nociceptive. Consider can okay. So basically, now we'll move to the musculoskeletal system. We understand the musculoskeletal system because 80% of the problems are due to the musculoskeletal. 80% of the problem is due to the musculoskeletal, and the 20% is the systemic issues. And systemic issues are like your arthritis, your gout, your kidney stone, your headache, and all these pains, which is related to the inside organ of the body. The organal pain, right? Your kidney, your liver, your gallstone, your appendix, then your hernias, then your prostate, all that kind of pain. जो internal organ से pain radiate होता है, cardiac pain, all these are the systemic pain, क्योंकि वो systemic problem से शुरू होता है. And the pain which is the structure rise is the musculoskeletal pain. Okay, so right now you are seeing one video. I would like you all to see this video, then we'll discuss it later very deeply. So it will be easy for you to understand what is the musculoskeletal system. It's there when you need to fight and also to react. You have around 640, but there's no need to fear. We'll cover all the main ones from your front to your rear. There's the trapezius muscle from your neck down your back. This muscle has 3 portions, so let us discuss that. Superior, middle, inferior, that is what they're called. And around your shoulders is where they are sprawled. The deltoids top the shoulders, and each splits into 3 anterior, lateral, posterior fibers, as you can see. These muscles help you lift your arms up into the air, so you can wave your arms around like you don't even care. The biceps is a flexor made up of 2 sections, the short and the long. It's almost like reflections. The triceps is an extensor with 3 bits you can see. These are the lateral long and the medial heads actually. Your 2 pecs help you move your arms and they are on your chest. Know that these muscles come in pairs like weights that are bench press. The pectoralis major lets you move your humerus. The minor muscle lifts your ribs, as you'll know if you're studious. The rhomboids on your upper back let you dance your best. The minor above major, remember for your chest. Your lats can be seen behind, always by your side. Of all of your back muscles, these are the most wide. Okay. So this is all about the muscle system, right? All about the muscular system. I want you all to see the structure of the muscles. नाम तो देखें ही, उसके साथ साथ में उसका जो स्ट्रक्चर है, try to see that because all the things is secret is in that only. कि वो muscles क्या हैं? Okay, so try to see the structure of the muscles. आवाज आ रही है ना? Am I audible? जी सर. Okay. Try to see the structure. ये वीडियो सिर्फ याद करने के लिए नहीं है. I want you to see the structure. Help you rotate and are found along your sides, beneath the external, the internal oblique hides, the rectus abdominis, which are often called your abs. Everyone has a 6-pack, though sometimes under flab. Glutes are the largest muscles located on your rear. Your glutes will help you to climb stairs without any fear. The 3 gluteal muscles are maximus, medius, minimus, so make sure when you study that you are not oblivious. The quadriceps has 4 muscles which help extend your knee. It's found atop the femur, shown here as you can see.
vastus lateralis, intermedius medialis, together with the fourth, called rectus femoris. The hamstrings are leg flexors, and they have 3 muscles: biceps femoris, semitendinosus, and semimembranosus. Finally, your calf muscles, the soleus and gastrocnemius, with lateral and medial heads, which finds are quite strenuous. Okay, so you have seen the muscles, structure of the muscles. Yes, sir. What have you seen in that? क्या दिखा आपको? Muscles of the different part of the body. Okay. Then, Their different shapes. okay, then. The structure of the muscles are is such they are entangled in one another. अगर एक मसल यहाँ से जा रहा है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, right? एक यहाँ से straight आ रहा है. जी सर. तो ये क्यों है? ये सिंपल क्यों नहीं रखा गया? अगर एक यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे होना चाहिए. एक दूसरे के अंदर एंटेंगल क्यों है? Think about it. सर क्योंकि जॉइंट्स हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और उन जॉइंट्स को मूवमेंट के लिए मसल्स की पोजीशनिंग ऐसे है. Okay. Muscles are also connected. Muscles Okay, are also connected to each other. Sorry. Muscles are also muscles work in relation to each other. Okay, fine. So the main thing is that okay, this musculoskeletal system, it has two. One is skeletal, and this skeletal is only the framework of your body. It's only the framework of your body. आपने कभी किसी बोन में स्क्रू देखा है? Have you ever seen? कहीं सुना है कि बोन स्क्रू से टाइट रहता है? नो सर. ये तो स्क्रू से जुड़ा हुआ है क्योंकि इस पे मसल्स नहीं है. इसमें तो जुड़ा हुआ है स्क्रू से. बट नॉर्मली बॉडी में कोई भी एक ऐसा बोन नहीं है जो एक दूसरे से अटैच है और कहीं स्क्रू से जुड़ा हुआ है. Not a single muscle. Even your vertebra also, it is also not attached. कहीं से भी वो स्क्रू से जुड़े हुए नहीं है. तो फिर इनको जगह पे खड़े कौन रखते हैं? इनको जगह पे खड़े मसल्स, ऑफ कोर्स. तो ये जो एंटेंगल मसल्स है वो इस फ्रेमवर्क को बिखरने से बचाते हैं. अगर आप नॉर्मली ऐसा कोई यू मेक जो बचपन में हम जो पत्तों से बनाते थे जो घर वर, ठीक है, वो उसको संभालने के लिए पंखा बंद रखो, ये बंद रखो, क्यों? क्योंकि वो बिखर जाते थे. पर वही चीज उसको अगर चिपका दिया जाए तो, या उसको कहीं से एक थ्रेड से बांध दिया जाए तो वी डोंट नीड टू वरी. क्योंकि उसको पकड़ के रखेगा. तो दिस इज द थिंग व्हिच दिस मसल्स डू विद द बोन. बोन को बिखरने नहीं देता. आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते कुछ भी करते हैं, बट बोन आर स्टेबल एट दैट प्लेस. व्हाई? बिकॉज मसल्स आर होल्डिंग देम. मसल्स आर होल्डिंग देम. ओके, सो मसल्स holds the bone, okay, at the place, and skeletal system gives the shape to the muscles. आपकी बॉडी को जो शेप मिलता है, जो लुक मिलता है, इट्स बिकॉज ऑफ फ्रेमवर्क. ठीक है. हम अगर कोई एक मूर्ति बनाते हैं तो अंदर एक फ्रेमवर्क डाला जाता है, उसके ऊपर फिर स्ट्रक्चर लगाया जाता है ताकि उसका वो लुक देगा. फ्रेमवर्क मेक्स द स्ट्रक्चर एंड दैट गिव्स यू द लुक. फाइन. So हर एक चीज के लिए framework is very compulsory. So these frameworks give you an stability, and these muscles gives you the hold to the framework.
तो ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बॉडी को जिसको बनाते हैं, तो ये दोनों का कंबाइंड फिनोमिना है. So whenever any postural problem is there where you are affecting the framework, आप ये framework को गलत यूज करते हैं, तो what happens कि इसको होल्डिंग करने की जो पोजीशन है मसल की, that gets changed. तो आप किसी भी अपने नेचर से अगेंस्ट कुछ भी काम करेंगे, you'll get irritated. अगर आपको सपोज इफ यू लाइक टू राइट, आप एक राइटर हैं, तो आपको मैं बोलूँ आप क्रिकेट खेलें, तो यू कैन प्ले. कितनी देर खेलोगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्स. उसके बाद आपको मन लगेगा क्रिकेट खेलने का. आपकी हॉबी है राइट करना, लिखना, तो आपको मैं बोलूँ क्रिकेट खेलोगे? नो विल डू, राइट. तो यही सेम चीज यहाँ पे होती है कि इसका जो फ्रेमवर्क है उसका है, इसको इसका स्ट्रेट ऐसा बैठना उसका फ्रेमवर्क, लेकिन आप जबरदस्ती उसको इस तरह से बिठा रहे हो, तो कितनी देर बर्दाश्त करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर क्या होगा? फिर ये आप जिसको जो होल्ड करता है ना, वहां से प्रॉब्लम आनी शुरू होगी. आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर जो उसको जबरदस्ती होल्ड कर रहा है, उस पर इफेक्ट आना शुरू होगा. फ्रेमवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, जब तक उसको लॉन्ग कंडीशन फ्रेमवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट द मसल इट विल गेट इरिटेटेड. अब वो इरिटेट होने के बाद दे विल ट्राई टू क्रिएट द सेंस कि भाई ये चीज गलत है, दिस इज द रॉन्ग थिंग. एंड व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर दैट? ये मसल्स आपको कैसे बताएंगे कि मुझे प्रॉब्लम है, ये चीज गलत हो रही है? Through pain. They'll show you through pain. And what we does, हम उसको इग्नोर करके पेन किलर खिला के समझा देते हैं कि चाचू all is well, right? गलत डायरेक्शन में all is well करके तो समझा देते हैं कि भाई all is well, चलने दे, जब तक चलता है तब तक. But this thing what happens, जब ये मसल्स में और स्ट्रेच आना शुरू हो जाता है, then first thing what happens is the muscle will lose their elasticity. They will lose their elasticity. फिर मसल स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे. उसकी जो नॉर्मल मूवमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इलास्टिसिटी वो लूज करने लगेगा. क्योंकि किसी भी रबर को आप जितनी देर तक स्ट्रेच करके रखोगे, वो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन एक हद के बाद वो भी अपनी इलास्टिसिटी छोड़ देगा और इट विल बिकम लूज, राइट. तो मसल्स का भी यही है, अपनी इलास्टिसिटी छोड़ देते हैं और वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दे बिकम स्टिफ. और वो स्टिफ कंडीशन को वी से द spasm. We told it as a, or we pronounce it as a spasm. मसल स्पाज हो गया है. क्यों? बिकॉज उसकी इलास्टिसिटी जो है वो रुक गई है, इट इज डिफॉर्म. ये स्पाज में आ जाता है. फिर जब मसल एक जगह पे रुक जाता है, स्पाज हो जाता है, तो व्हाट इट हैपन, इट विल हिंडर द मूवमेंट ऑफ बोन. ये मूवमेंट में इफेक्ट करेगा. इसकी इलास्टिसिटी रुकी, ये आपकी मूवमेंट पे इफेक्ट करेगा. फिर जो बोन आपका जिस तरह से मूव होना चाहिए, बोन उस तरह से मूव नहीं हो पाएगा, वो जॉइंट उस तरह से मूव हो नहीं पाएगा. देन व्हाट विल हैपन, द मूवमेंट विल रेस्ट्रिक्टेड. फिर कभी अगर आपने उसको ओवर यूज किया, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू द डैमेज. हमने शुरुआत की थी एक छोटी सी मिस्टेक से, बट वो क्या हो गया, उसने वहां के मसल को स्पास किया, उसने उसकी मूवमेंट को रोक दिया, और उस मूवमेंट जो रुकी हुई थी उसको हमने कभी ओवर यूज कर लिया. कहीं हम सडनली पिकनिक पे चले गए, बहुत ज्यादा यूज कर लिया, नाउ इट बिकम द डैमेज. तो फिर एक्सरसाइज करने से पहले हम क्यों कहते हैं कि भाई आप थोड़ा वार्म अप करें, बिकॉज आपकी जो स्ट्रक्चर्स है वो नॉर्मल मूवमेंट पे आए, फिर आप उसका यूज करें. लेकिन हम वो नहीं करते हैं, सडनली हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो ये डैमेज कर देता है. अब ये डैमेज क्या होता है यहाँ पे डैमेज जो है वो मसल्स डैमेज नहीं होते, यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क डैमेज होता है. आपका फ्रेमवर्क और बोन डैमेज होता है. किस तरह से डैमेज होता है? देयर विल बी द ओवर फ्रिक्शन, देयर विल बी ओवर वेट ऑन दैट बोन,
और ये over that leads to the damage, and that damage now is something we can if it is cure at that time, then is curable. अब उस चीज को again हमने क्या किया, we'll use painkillers and we suppress them. वो suppress हुआ, वापिस से वो जो conditions पास की थी वो तो आके रुक जाएगी, again the movement will restricted, और फिर आपका framework disturb होगा. Now यहाँ पे आपका every time your framework is getting disturbed, and that will lead to the problems. What are the problems? जब ये framework गिरता है तो, if it is a knee, then you can see conditions like ligament problem, tendinitis, meniscus problem, or swelling in joint. ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. So this is the basic start. So whenever patient comes to you, the first thing you need to understand is the lifestyle of the person. What kind of job profile the person has. Okay. And the foremost question कि आपको कभी इंजुरी हुई थी? इंजुरी हुई थी, because that injury चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, वो अपनी निशान छोड़ती है. Okay, so you have to ask for the previous injuries. अगर उसके वजह से कुछ problem है, then you have to check for the joints. All the joints are working properly or not. All the structure is properly. There is something, any kind of muscle spasm is there or not. Any kind of muscle stiffness is there or not. ये सब check करके then go for the medicines. आप direct never prescribe painkillers, never prescribe anything else. Okay. If it is very much necessary, then only, or else you don't use any kind of painkillers. Or even in acupuncture also, painkiller के लिए acupuncture works very well for pain. But without diagnosis, you won't give painkiller in that condition also. अगर acupuncture आपने use कर लिया, उसको pain में थोड़ी देर relief मिल गया, वो थोड़ी देर ही रहेगा. That is not the treatment. So जब तक you are not sure for the diagnosis, never use the treatment. Okay, clear? जी सर. समझ में आ रहा है आपको? It doesn't be or not. साथ में है, चल रहे हैं. If you had any kind of doubts, please ask. अगर आपको कुछ पूछना है तो. Okay? अभी So- सर एक बहुत कॉमन चीज सब में पाई जा रही है, जैसे कि लोग बोलते हैं हमारी घुटनों में पेन है, फिर डॉक्टर उनको कहता है कि उसके अंदर की जो चिकनाहट है वो खत्म हो गई है घुटनों की. वो एक स्टेज के बाद आपको मिलता है. That you see in the So ये आपको later stage में काफी मिलता है. That come under the later stage. When it is mostly seen in the females. It is mostly seen in the females and in the later stage. वो चिकनाहट जो खत्म हो जाती है, what is that basically? कि आपकी जो एक lubrication system होता है joint के अंदर, जो उसको free movement में help करता है, right? वो lubrication धीरे-धीरे खत्म हो जाता है because of your diet. Because of your diet, उसको जो lubricate generate होना चाहिए lubrication वो नहीं हो पाता है. So basically the lubrication is the some fluid, okay, which is called a synovial fluid, the fluid of the joint. There is a synovial fluid. So that synovial fluid dries up because of your unhealthy diet. Okay, जो वो regain करना चाहिए, बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता है. So in such condition, if you improve the diet and proper exercising, वो भी manage हो सकता है. That can be manageable. There is no issues with that. But for the easy thing, what doctor will do, they will give the external or man-made that lubrications through injections.
which lasts for around 1 year or maybe less than that, and again the condition is same. Okay, Thank you, sir. welcome. Anything else? Anyone else want to ask something regarding topic or anything else also? सर प्लाज्मा भी इंजेक्ट करते हैं जॉइंट्स में? चेक किया जाता है. Then there is something called acupressure, cupping, moxa, and electroacupuncture. These are the 5 modalities which is mostly used in the treatment for the pain management, right? Now, when we talk about the acupuncture, acupressure, cupping, moxa, and electroacupuncture, so what does these modalities are? अब इसमें जब medicine use नहीं होती तो what are the other things which is used in this? Can anyone guess? क्या हो सकता है? It's basically the energy. Basically the energy. Body के अंदर जो आपकी energy है, उस energy को modify, we can't say modify, it is manageable and it can be used as a treatment, it can be used for the cure. Okay. Body is made up of energy. हर चीज को treatment के लिए energy की जरूरत है. And one more thing I forgot to tell you कि mostly जो musculoskeletal problems होती है mostly females में होती है than the males. Females are more prone to the musculoskeletal problem than the males. Okay, and males में mostly musculoskeletal problem is due to injuries. कहीं गिर गए, लग गया, ये हो गया, but female में ऐसा नहीं होता है. Female में mostly the postures and mostly the in female categories lifestyle is quite very hectic in Indian scenarios. यहाँ पे exercise, lack of exercise, lack of vitamin D, sun bathing, वो सब चीज की बहुत कमी है जिसके वजह से बहुत issues आते हैं. And one more thing, the problem is their working profile is as such कि वो हमेशा झुक के काम रहता है उनका, and because of that their lungs are compressed all the time. जितना ऑक्सीजन उनको मिलना चाहिए, they are not getting that much oxygen, and because of that they are having all the issues, muscular issues. आपकी बॉडी में कुछ भी एनर्जी जनरेट करना है, आइदर वो बैकग्राउंड हो या डेवलपमेंट हो, दोनों चीज के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है. और वो चीज की अगर कमी है तो आपकी बॉडी विल ऑलवेज इन प्रॉब्लम. और ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ देयर पोस्चरल प्रॉब्लम्स एंड अदर डिफरेंट थिंग्स. तो ये जो ऑक्सीजन की जो इश्यूज आती है तो आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, ना ही उसका ड्रेनेज हो पाता है. बिकॉज ऑफ दैट mostly the problems are with the female are of muscles, joints, bones, and after that ये तीनों होने से पहले they get the gynec problems.
starting is from the gynec problems. Gynec से शुरू होता है, then blood related. Gynec से means start from the blood to gynec, then muscles, then bones, okay, and then the joints. So this is because of their lack of oxygen. Oxygen is very important. That's why it is said कि आप meditate करें, meditate करें, meditate करने में होता क्या, सिर्फ oxygen लेते हैं. Oxygen क्यों काम आता है? Because it is used for the breakdown of all those things. Okay. So here we use the acupuncture, acupressure. In all those things, we try to manage the energy. And what is the energy? Energy is the word which is given in the acupuncture. It is pronounced as chi. Chi is written ki. Written ki, but this pronounced is chi. तो pronounce chi करते हैं, लिखते हैं ki. ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट्स एन वाइटल एनर्जी जिसको हम मैनेज करके और मॉडिफाई करके वी कैन ट्रीट द बॉडी. ओके, सो व्हाट इट डज, एज आई सेड के बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द ड्रेनेज आल्सो. तो हम इसका ही यूज करके वी ट्राई टू ट्रीट द पेशेंट. दिस इज द वाइटल एनर्जी and your body is made up of the vital organs, right? So we try to use those source of energies to treat. And your body is as such, body खुद को ट्रीट करने के लिए बहुत बेहतर मेडिसिन है. बॉडी अपने आप को किसी भी कंडीशन में ट्रीट कर सकती है if you give time. अगर आपकी बॉडी को आप टाइम देते हैं वो अपने आप को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकती है. So this is what the acupuncture is all about. In acupuncture you have to use the diet, exercise, treatment, okay, and the lifestyle. These four things, if you use in a proper ratio and proper manner, any kind of problem you can tackle. Any kind of problem you can tackle. Okay. So acupuncture is what? It is basically the puncture. Acu means accurate and the puncture. So in this modality we try to puncture through the needle. Acupressure, where there is a pressure, we apply the pressure to the points or the energy points to modify the energy, either to increase or the decrease. Okay. Third is the cupping. Cupping is something where we use the cups to create the suction and remove the toxins from the body. Okay. So this is a detoxification procedure. Then the moxa. Moxa is basically the herb. It's an herb which is used to generate heat in your body. Okay, Moxibustion is the something, it is an herb which is used to create the heat in your body, and that heat is used to treat the body, right? And the electroacupuncture, as we all know that your body has one thing which is called the nerves, and nerves has the electric impulse. Nerve has the electric impulse, so that electric impulse can be used to treat the muscles and the remaining things, right? So this is the electroacupuncture. So here the electricity is used as a mode of treatment. Here needles are used, here pressure is used for the acupressure, cupping where cup is used, moxa where your herb is used. Okay, so there are different types of herbs, different type of moxas, where there is a moxa stick, moxa cone, moxa wool, different type of there to treat that. Okay, so any questions till now? कुछ पूछना है आपको regarding pain? कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट्स हो? सर आपने ऑक्सीजन की कमी से जो बताया है सर, एक बार वो रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा सा. देखिए, बॉडी के अंदर किसी भी चीज को जनरेट करने के लिए, इवन एनर्जी को भी जनरेट करने के लिए, इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप बाहर आग जलाते हो, एक कैंडल को जलाइए, उसके ऊपर एक ग्लास रख दीजिए, कैंडल बुझ जाता है. क्यों? थोड़ी देर के बाद. यस सर. तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता. आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. तो वैसे ही बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, इसमें आपकी न्यूट्रिशन जनरेट होते हैं, जिससे आपका कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब जो है फूड से निकाला जाता है थ्रू सम प्रोसेस. तो फूड से जो निकालने का प्रोसेस है, उसमें काफी चीजों को बर्न आउट करके फिर उसमें से वो बनता है. तो जो बर्निंग प्रोसेस है, इट्स डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर आपका ऑक्सीजन इनटेक प्रॉपर नहीं है तो वो फुलफिल नहीं हो पाता है. तो दैट विल लीड टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी.
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी क्या आता है? योर प्रोटीन्स, योर विटामिन्स, योर कैल्शियम, योर कार्ब्स, ऑल दिस इज आर न्यूट्रिशन, राइट? ये आपके फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो मसल की जो फूड है इट्स द प्रोटीन। अगर प्रोटीन आप प्रॉपर इंटेक नहीं हो रहा है तो मसल्स वोंट बी दैट स्ट्रांग इनफ। कैल्शियम इज फॉर द बोन्स, विटामिन्स फॉर द सेंस, राइट? सो हर एक चीज के लिए एक कंटेंट है, अगर वो नहीं मिल पाता है दैट विल लीड टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आगे चल के इट विल लीड टू द प्रॉब्लम, बिकॉज़ मसल वीकनेस आ रही है तो आपको मसल को फूड ही नहीं मिल पाया तो वीक होंगे ही। कैल्शियम में मतलब बोन्स इतने स्ट्रांग नहीं है, चलते फिरते कभी भी कुछ लग जाता है तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज़ द कैल्शियम कंटेंट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। ओके, तो ये सब चीज के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। So oxygen also, so that's why it's get the exercise and the meditation. Why it is suggested? Because to fulfill that thing. Okay? ताकि आपके जो lungs हैं वो अपनी full capacity पे काम करें, not the partial capacity. Clear? Anything else? So I hope I have made my best attempt to make you understand. I hope you guys understand the pain. Absolutely, sir. Jazakallah khair, sir. So now sir will talk about some acupuncture part. Yeah. Good afternoon, my dear. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, just we have completed the cause of the pain management. The cause of pain. Or how can you treat the with the acupuncture, moxibustion, cupping therapy, and spinal manipulation. These are 4 techniques that are very useful for the any type of the pain management. Before that treatment, before the treatment, you have to diagnose. The diagnosis part is a very important. Right? Sir. Yes, sir. Yes, sir. How can you diagnose? Tell me. How can you diagnose, my dear? Please. I have a in acupuncture we have the many diagnoses too. But the tongue diagnosis is the most easy to find. What is the root cause of disease? Any type of disease. Tongue diagnosis. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Have you any idea about the tongue? Sometimes change. ये जो आपकी जो टंग है ना, यही आपके पूरी पर्सनालिटी को बताती है। ये टंग क्या है? ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को बताती है। जब आप बात करते हैं, आपकी टोटल पर्सनालिटी क्या है थ्रू द टंग आपको मालूम होती है। और यही टंग है, इसके टेस्ट के लिए हम अपनी हेल्थ को खराब करते हैं। बोलते हैं कि टंग ऐसी चीज है कि जबान चलती है और जिस्म को तोड़वा देती है, लेकिन कभी भी आपने सुना किसी भी लड़ाई झगड़े में टंग फ्रैक्चर हुई है? पूरी बॉडी को तोड़वा देता है। 206 हड्डी को तोड़वा देती है, लेकिन वो उसके अंदर बोनलेस होती है। तो बोलते हैं कि टंग एक ऐसी चीज है कि इसके जरिए लोग दिल में उतर भी जाते हैं और दिल से उतर भी जाते हैं। क्या
जबान के जरिए नेट के थ्रू लोग दिल में उतर भी जाते हैं और दिल से उतर भी जाते हैं। तो किसी शायर ने कहा कि तेरे रस के मुकाबिल शहद फीका सा लगता है, ऐ टंग तेरा रस बड़ा रसीला लगता है, काश तेरे रस की लज्जत ये सब जान लेते, जो तुझे कहते हैं बेवफा अपना मान लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसी चीज है कि टंग आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बताता है कि आप है क्या। देखने में बहुत खूबसूरत है, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी क्या होती है, माइनस और प्लस में जाती है। तो टंग डायग्नोसिस क्या है? टंग डायग्नोसिस ये बताता है कि आपकी बॉडी, यानी कि अभी क्या है स्ट्रक्चर, अभी हम क्या इंटरनल बता रहे थे, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो एक्सटर्नल बता रहे थे कि एक फिजिक है ये बता रही कि ये पर्सन ऐसा है, ये बहुत हेल्दी है, ये बहुत दुबला है, बहुत अट्रैक्टिव है, या इसकी सारी जो चीजें है वो क्या एक्सटर्नल बताता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टंग डायग्नोसिस क्या है, अब आप आ जाते हैं इंटरनल क्या बताता है। The tongue diagnosis is the most precise diagnostic method in the acupuncture. Not only acupuncture, in every pathy, but इसको acupuncture में बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया। इसकी एक डिटेलिंग पे बोला कि टंग डायग्नोसिस तो अगर कंटिन्यू क्लास ले तो 6 मंथ कंटिन्यू, अगर 2 आवर्स हम अगर पर डे क्लास ले तो 6 मंथ कंटिन्यू हमारी थ्योरेटिकल जाएगी, और लॉन्ग लाइफ आप उसको प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे, तब जाके आप 2-4 साल के अंदर आप मास्टर बन सकते हैं। ये टंग एक ऐसी चीज है, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी माय टंग, क्या दिखा आपको? तो दिख रहा है आपको? वंस अगेन, रेडनेस है थोड़ा सर। रेडनेस, अभी हमने कॉफी पिया है, I have taken the coffee, तो वो रेडनेस क्या है? तो ये जो है इट इज अ वेरी रिलेटिव इजी टू वे टू लर्न एस्पेक्ट ऑफ द प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो ये क्या है, टंग क्या है? इट इज वेरी इजी टू understand कि कैसे आप diagnose elements are the relative easy to learn, but like many aspects of the Chinese medicine, the constantly inherits the clinic practice. तो इसके अंदर ये क्या है कि आपको जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको, no matter how long is it been the practicing, there will be always the something new to learn. Yes, in fact every lecture I have given the tongue diagnosis, but उसके अंदर क्या है, something is different. Today I'm going to tell you about the tissue, about some new things about the tongue. तो सबसे पहले क्या है कि हमको टंग डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या चीजें देखना चाहिए, you know or not? No sir. Examine the tongue. कैसे हम टंग को एग्जाम करें? एग्जामिन द टंग कैसे करेंगे? How does? There are the several important points that remember we have examined the tongue on the order right to the false and disorder the finding. It is order to the मतलब right or wrong. क्या है? अभी जैसे आपने बोला कि टंग के ऊपर आपके रेडनेस देख रहा है या व्हाइट कोटिंग या येलो कोटिंग दिख रही है. Just I have taken the coffee. After coffee या कोई सिगरेट, मावा, बीड़ी, गुटखा, एनीथिंग, या कोई भी स्पाइसी फूड लिया, कोई भी ऐसा चीज लिया, उसके बाद आपने एग्जामिन किया, तो वो आपका क्या, वो टंग डायग्नोसिस कभी भी आपका करेक्ट नहीं बताएगा। कैसे देखना है, कब देखना है? प्लीज नोट डाउन, इट शुड बी द एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग इन सनलाइट, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट, विदाउट एनी ब्रश। बोले नहीं अब उठे ब्रश किया या कॉफी पी लिया, नथिंग। जब आप उठेंगे तो टंग को डेली, यस बोलिए सर से अगेन। एम्प्टी स्टमक इन अ मॉर्निंग इन अ सनलाइट, अब यहाँ पे आपको बता दें, जैसे आप लोग सेल्फी लेते हैं, उसी तरह टंग की आप अगर सेल्फी आप डेली आप लेते हैं या
वंस ए वीक आप लेते जाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे वो पता चलता चला जाएगा थ्रू द टंग। एक ऐसी चीज है वो आपके इंटरनल कंडीशन को बताता है, टंग आपके इंटरनल कंडीशन को बताता है, और सिर्फ पूरी बॉडी नहीं, एवरी पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गन। यानी यहाँ पर अगर टंग डायग्नोसिस में आपने मास्टरी कर लिया तो आपको ऑर्गन का स्ट्रक्चर और फंक्शन और आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी बताता है। Have you seen the dog's tongue? वो क्या जब भी निकालता उसकी हमेशा क्यूरिंग करती है, लेकिन कभी ह्यूमन बीइंग में देखा कि इस तरह से टंग ऐसे निकलती है लाइक डॉग्स टंग? नहीं। अगर टंग अगर उसी तरह से सेम एज ए डॉग्स टंग की तरह अगर पेशेंट का कोई अगर पर्सन का निकल रहा है, वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में इसको अटैक होने वाला है, क्योंकि बिकॉज देयर इज एक्सटर्नल और इंटरनल बिल्ड enters the body, या एक्सटर्नल कॉजेटिव फैक्टर होगा या तो इंटरनल कॉजेटिव फैक्टर होगा, तो वो क्यूरिंग और शेयरिंग बता देगा कि आगे चल के इसको ये प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो टंग ऑर्डर इज अबाउट द फॉल्स एंड द डिस्टोर्टेड फाइंडिंग, प्रॉपर लाइटिंग इज द critical and the rehabilitation examination, the best possible, the light is a natural sunlight. Fine. Artificial light is will never be entirely adequate. For this reason, essential to examination tongue is close to the window or possible. इसको mostly अगर आप possible है, okay. If there is no possible, if the tongue diagnosis must be considered in the artificial light, the considered is the preferable. The forceful light is banned, and the strong light is better than the weak. There is a two, the forceful and conditional, and the light is it should be the very strong, not a very weak. तो टंग डायग्नोसिस में आपको जब भी अगर देखना एग्जामिन, तो हाउ कैन यू एग्जामिन द टंग? यस प्लीज कम। See, just now you can see the tongue. Yeah. And then there is something changes without light or with light. कुछ चेंज आपको समझ में आ रहा है? इतना दूर से पता नहीं लग रहा है। Yes, it's a fact. It's true कि इतने दूर से नहीं पता चलेगा, लेकिन right now कुछ without flush और with flush चेंजेस समझ में आ रहा है ना? थोड़ा आएगा आपको, जो आपके पास स्क्रीन पे दो वीडियो आएगी, एक आपकी स्लाइड की वीडियो हो और एक आपकी लाइव वीडियो है, तो उसको आप टच कीजिए तो देन यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे आर्टिफिशियल लाइट करते हैं तो वहां पे क्या टंग के जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं। इट शुड बी तो ये कैसा होना चाहिए? ये नेचुरल लाइट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, the fluorescent light is a use the must be the full spectrum light and under the halogen lamp. Halogen आपने सुना, halogen lamp is also ideal. One should ask the patient extend the tongue and the possible. तो जितना उसको पेशेंट को टंग को एक्सटेंड करने के लिए पॉसिबल होगा उतने ही टंग को आप एग्जामिन करने के लिए बाहर को निकालेंगे। लाइक दिस, सी if you apply to the much pressure, what happened? The color and shape will change. अगर बहुत ज्यादा प्रेशर देके आपने टंग को पेशेंट के निकाला तो वो क्या है, उसका कलर और शेप चेंज हो जाएगी। यू कैन नॉट गिव द प्रॉपर डायग्नोसिस। एंड द सेकंड थिंग कि हाउ मच, कितनी देर तक आपको पेशेंट के टंग को एग्जामिन करना है। 50 to 20 सेकंड, नॉट मोर देन। इसके अंदर टंग के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? Fourth is the spirit, it's a vitality of tongue. The second is a color. Third is a shape. Fourth is a coating, and fifth is a moisture. ये पांच चीजें टंग के अंदर ऑब्जर्व की जाती है।
तो एक पेशेंट को जब भी आप बोलेंगे तो पहले मतलब जब पेशेंट ने टंग को जब एक्सटेंड करे तो सबसे पहले क्या उसके विटिलिटी यानी उसकी पूरे टेक्सचर को आप टंग को देखिए, उसको आप पिक निकाल लीजिए, यू कैन नोट डाउन ऑन योर प्रिस्क्रिप्शन पेपर. द सेकेंड टाइम इज अ कलर, थर्ड टाइम इज अ शेप, फोर्थ टाइम इज अ कोटिंग एंड फिफ्थ टाइम 4 to 5 times, लेकिन not more than 50 to 20 seconds. What happened? The tongue's color will start changing. ये change होना शुरू होगा. In this condition, please note down, not more than 15 to 20 seconds. Clear? Prolonged strain of the tongue will tend to the greater the more quality so on the tip is the tongue longer examination required. तो अगर आपको इस पेशेंट को देखना है तो 10 से 15 सेकंड इज अ वेरी आइडियल, नॉट मोर देन. प्लीज नोट डाउन दिस. ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, a patient comes to you before that कि he has taken a spicy food. तो अगर स्पाइसी फूड निकली या पिकल्स वगैरह या कोई भी कैनन पेपर और कुछ भी ऐसा खाना खा के आया, तो अभी लास्ट वीक वन लेडी पेशेंट क्लिनिक, जब मैंने उसके टंग को एग्जाम किया तो उस पर ब्लूइश था. तो मैंने क्या बोला, मैंने अनार का जूस दिया तो पूरी उसकी टंग ब्लूइश हो गई. तो हम क्या, अगर ये नहीं पूछते तो हम उसको पेशेंट को क्या ब्लड स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट दे देते हैं, वो रॉन्ग होता. तो यहाँ पे जो टंग के जो कलर्स हैं वो भी बताते हैं पेशेंट. आपको बिफोर डायग्नोसिस ऑफ द टंग आपको ये पेशेंट से पूछना पड़ेगा कि आपने अभी कुछ खाया या नहीं खाया या कितनी देर पहले खाया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑफ द टंग. हम पेशेंट कौन सी मेडिसिन लेता है उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. Medicine can also affect the appearance of the tongue. Medicine drugs obviously have the effect on the tongue appearance. It's important to be aware of this and avoid the drawing the wrong conclusion in the your diagnosis. तो ये आपकी केस हिस्ट्री के अंदर बहुत जरूरी है. अगर आपने ये नहीं किया तो आपका टंग डायग्नोसिस will be wrong. एंटीबायोटिक्स अगर लेता है तो what happens? अगर पेशेंट एंटीबायोटिक लेते तो क्या होता है? See here on the screen. These affect the tongue very quickly. The generally cause of the tongue becomes the peeled in patches. That is the coating fall off. वो क्या होता है? कोटिंग फॉल ऑफ होती है. कहाँ पे? सब स्मॉल एरिया से टंग में कहीं कोटिंग fall off हो जाएगी. This clear reflection of the fact that antibiotic tend to the injure stomach vein. तो सबसे पहले एंटीबायोटिक अगर कोई भी पेशेंट लेता है तो उसको पेशेंट आया है आपके पास दिखलाने के लिए, उसको लो बैक एक है, लेकिन वो जो मेडिसिन ले रहा है वो एंटीबायोटिक भी साथ में नहीं है, राइट. तो जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, उस एंटीबायोटिक के जो साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर है उसमें सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो कौन होता है? स्टमक यिन होता है. स्टमक अभी यहाँ पे यिन और यांग अगर आपको नहीं समझा तो वी आर कंटिन्यू फर्दर इन क्लास. तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, यिन क्या होता है, यांग क्या होता है, ची क्या होता है, जैसे बताया अभी प्रीवियस लेक्चर में कि ची की मूवमेंट, व्हेन यू मूव ची मूव. जब आपको कोई टच करता है तो यू कैन फील, तो वो क्या होता है? वो ची है, एनर्जी जैसे वाइटल फोर्स है. ठीक है. तो ये जो है ये सबसे पहले क्या है कि स्टमक यिन की डिफिशियंसी होती है. तो स्टमक यिन की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे तो उसके जो साइड इफेक्ट से जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो काफी हद तक पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा. तो एंटीबायोटिक लेने पे
स्टमक हीन की डिफिशियंसी होती है, प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है, नॉट ऑल द एंटीबायोटिक्स हाउएवर अफेक्ट द टंग। अब यहाँ पे there is a same, I have given the mini medicine, please note down। तो ये क्या है, to laser explain the gentamicin or these are the medicine, is called the same tongue appearance. The effect on the tongue appear after the 2 days administration and persists about the 2 weeks after the medication has stopped। अगर टंग के ऊपर कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं जो इज नॉट गुड, तो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके साइड इफेक्ट आप थ्रू द टंग आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को आपने जो भी मेडिसिन दिया वो प्रिस्क्राइब किया है। एज ए एलोपैथ डॉक्टर यू आर द प्रैक्टिस एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी इज नॉट अ मैटर, लेकिन आपने जो मेडिसिन दिया तो बिफोर द गिविंग द मेडिसिन यू हैव टू एग्जामिन द टंग, उसके टंग की पिक निकाल के आप अपने रिकॉर्ड में रखिए। और 2 वीक्स अगर कंटिन्यू आपने मेडिसिन दिया, अगर वो मेडिसिन एंटीबायोटिक आप दे रहे, उसका साइड इफेक्ट आपको टंग पे दिखना शुरू हो जाएगा। एज इन दिस कंडीशन मोर विदिन 2 वीक्स वो मेडिसिन को स्टॉप कर दिया, अदरवाइज आगे चलकर वो फर्दर डैमेज कर देगा और दूसरे ऑर्गन को डैमेज कर देगा। ये टंग डायग्नोसिस के ऊपर है। अब स्टेरॉइड वगैरह जो लेते हैं, oral steroid causes of the tongue becomes the red swelling after about the month of the administration। Inhaled steroid have the same effect only after many longer time of the continuous changes। अगर कोई स्टेरॉइड लेता है, कंटिन्यू ले रहा है या डॉक्टर इसको कंटिन्यू दे रहा है, तो इसका भी इफेक्ट आपको टंग के ऊपर दिखेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर कितना जाके ये काम कर, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ब्रोंकोडायलेटर अगर जो लेते हैं, ब्रोंकोडायलेटर का क्या होता है? ब्रोंकोडायलेटर का भी क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस और या किसी भी केस में जो लंग से रिलेटेड है, अगर उसके अंदर ये जो भी मेडिसिन लिया जाता है, इसका भी साइड इफेक्ट आपको टंग पे दिखे। इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों, I'm not talking about the side effect only। टंग को डायग्नोसिस करने पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो मेडिसिन चल रही है इज ए गुड और नॉट, इज ए प्रॉपर, हमारी बॉडी को ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप टंग डायग्नोसिस से ही पता कर सकते हैं। जैसा आपने सुना कि मेडिसिन लेते लेते वो पेशेंट को वो मेडिसिन क्या हुआ, रिएक्ट करना उसका शुरू कर दिया, क्या बोलते हैं उसका साइड इफेक्ट बॉडी आना शुरू हो गया। तो साइड इफेक्ट को भी आप कैसे थ्रू द टंग डायग्नोसिस से आप पता कर सकते हैं। टंग डायग्नोसिस इज अ वेरी गुड आर्ट टू द डायग्नोसिस any pathology you are practicing as a doctors is not a matter, you are practicing as a doctor is not a matter, लेकिन ये टंग डायग्नोसिस इज वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मेडिसिन है, बहुत सारी चीजें, ये इसकी बॉडी के अंदर इसके क्या इफेक्ट आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो हम लेते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर अगर कहीं ना हो, इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, वो ब्लड को थिन करती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ब्लड थिन होता है तो उससे उस पार्टिकुलर ऑर्गन या जॉइंट पे नहीं जाता, उसका पूरा ब्लड पूरी बॉडी पे जाता है। इन दिस कंडीशन उसके भी साइड इफेक्ट आते हैं, पेशेंट को स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, इसके भी साइड इफेक्ट दिखेंगे। एंटी न्यूरोप्लास्टिक मेडिसिन जो लेते हैं, उसका ट्रीटिंग द malignant disease, because the tongue is the develop as a very thick brown or black and dry tissue. Okay. To examine the tongue systematically, one must have the clear idea what to look for। क्या हम टंग में क्या चीजें देखते हैं, क्या देखना चाहिए? The vitality of color or tongue spring,
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, विटिलिटी ऑफ कलर और टंग स्प्रेड. Appearance of the vitility indicate the essentially healthy condition. वो टंग की विटिलिटी ये बताती है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हेल्दी कंडीशन वो कहाँ तक है. होल टंग को एग्जामिन किया जाता है. होल टंग को एग्जामिन किया जाता है. तो होल टंग को जब एग्जामिन करेंगे तो उसके अंदर क्या बताएगा, स्प्रिट बताता है. दिस कॉल्ड द स्प्रिट. विटिलिटी ऑफ द टंग इज कॉल्ड द स्प्रिट. स्प्रिट के अंदर क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है, if the dark and wither appearance, the prognosis is poor. Tongue with the vital color is sometimes described as the tongue of life, and the tongue is a dark and wither appearance is the tongue is the of death. This is not taken in the world wise कि tongue में यानी vitality is अगर good है, उसके अंदर कोई भी dark और wither coating नहीं है तो is good. अगर यहाँ पे dark and withered appearance, it is not good. Of the particular importance to analyze the vitality of the color is the careful unity of the root of the tongue. The root has a good vibrant color. Prognosis is good, no matter what the disease. तो सबसे पहले कैसे एग्जामिन करेंगे, you can see here. Yeah. No. Tongue actually divided into 3 parts. On the tip is indicate the related to the heart, and the second is related to the lung. Left and right is related to the liver and gallbladder, and in the center part is related to the stomach. Around this is the spleen, and the last part is a kidney and UB and your reproductive organ and intestine. It is either divided into the 3 parts. It's called the jiao. Jiao means there is a upper, middle, and lower. All of you know the jiao cavity. Upper cavity above the diaphragm, below the diaphragm to the navel is the middle jaw, and navel to the groin area is called the lower jaw. There is a 3 jaw in 3 cavity in our body, right? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर ये टंग डायग्नोसिस में ये 3 चीजों में it is has divided into the 3 parts. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं. सबसे पहले जो हम देखते हैं वो क्या है, होल टंग को एग्जामिन करते हैं, होल टंग को देखते हैं. तो होल टंग को आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या, इसकी विटिलिटी को सबसे पहले देखेंगे. इसकी विटिलिटी को सबसे पहले देखेंगे. टंग कैसा है, इट शुड बी द पेल वेट. कैसे होना चाहिए, पेल वेट, और इट्स कॉल्ड द पिंकिश येलो. कॉल्ड पिंकिश येलो. तो आप सबसे पहले जो विटिलिटी को देखते हैं तो टंग के पूरी विटिलिटी को देखेंगे. उसके बाद जब कलर देखते हैं, इट शुड बी द पेल. तो यहाँ पे देयर इज 2 थिंग, वन इज अ पेल, वन इज अ रेड. कैसे आती है पेलनेस और रेडनेस, कैसे आती है? हैव यू एनी आइडिया? यस, a tongue should be the pale red. तो paleness और redness के लिए who is responsible? Anyone? सर रेडनेस के लिए हार्ट, Yes. पेरिकार्डियम, ट्यूबुल वार्मर. Not actually. You can say this, but heart is a more. जैसे आप रेडनेस को देखेंगे, ठीक है, जैसे ही आप रेडनेस को देखेंगे तो रेडनेस इज रिलेटेड टू द हार्ट. तो जैसे ही आप यहाँ पे रेडनेस को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हार्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, इज गिव द रेडनेस.
and paleness and paleness. Yes, blood deficiency. stomach. तो रेडनेस क्या है? जैसे आप टंग को रेडनेस देखते हैं, आपकी टंग इज रेड, तो यहाँ पे हार्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली एंड पेलनेस इज स्टमक वर्किंग प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर प्लस और माइनस, अगर रेडनेस और पेलनेस रेड पेल, अगर ये दोनों चीज है इज ए गुड, यानी हार्ट और स्टमक का फंक्शन, दोनों स्टमक का फंक्शन और हार्ट का सर्कुलेशन, ये दोनों प्रॉपर काम कर रहा है, राइट। लेकिन इसके अंदर अगर रेडनेस प्लस प्लस हो जाती है, यानी टंग मोर देन रिक्वायरमेंट रेड होगी, बहुत ज्यादा, यानी जितनी हमको रेडनेस उससे एक्सेस देख रही है, तो ये क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ और सिम्टम्स बताएगा। अगर पेलनेस अगर ज्यादा हो जाती है, रेडनेस कम हो जाती है, कुछ और डिजीज के बारे में ये बताएगा, राइट। क्लियर? फिर इसके बाद आता है कोटिंग। कोटिंग क्या बताती है? कोटिंग के लिए कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल? अगेन इज स्टमक, अगेन इज स्टमक। स्टमक कोटिंग कैसी टंग होनी चाहिए? शुड बी द वाइट थिन कोटिंग। कैसी होनी चाहिए? शुड बी वाइट थिन कोटिंग। मॉइस्चर कैसा होना? शुड बी द लिटिल मॉइस्चर। बिल्कुल टंग ड्राई भी नहीं होना चाहिए, शुड बी द टंग लिटिल मॉइस्चर। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं कि इसको किस तरह से आप देखेंगे, कोटिंग एंड मॉइस्चर इज आल्सो रिलेटेड टू द coating and moisture is also related to the which function? Stomach function is a working properly. Clear? Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर रेडनेस एंड पेलनेस ये दो चीजें हैं जिसको हम टंग डायग्नोसिस में देख के समझ सकते हैं। टंग के अंदर ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमको सारे टेस्ट बताते हैं? टंग एंड लिप्स, यहाँ पे दो चीजें हैं। लिप्स पे अगर आप लगाएंगे, ये बॉडी के किसी भी स्किन पे अगर कोई भी चीज टच करेंगे तो आपको सिर्फ कोल्ड और हॉट का सेंसेशन देगा टेस्ट टंग के ऊपर। तो इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? रिसेप्टर्स, जिसे टेस्ट बड कहते हैं। वो टंग को द 7 टेस्ट हमारे टंग को बताते हैं। तो टंग डायग्नोसिस में हम अपर में देखते हैं, एंड द अंडर द साइड इज अ ह्यूमन टंग इज कॉल्ड द वेस्कुलेचर ऑफ द टंग। तो टंग को एग्जामिन करने के लिए द बेसिक टंग यू कैन एग्जामिन लाइक दिस, एंड एडवांस अगर आप इसको धीरे धीरे और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको टंग डायग्नोसिस और भी एडवांस में द वेस्कुलेशन यू कैन डायग्नोसिस under the human tongue. The tongue receives the blood supply primarily from the lingual and the renal artery branch of the external carotid artery. The floor of the receive the blood supply from the lingual artery. तो ये अंदर की पोजीशन में यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा bluish है, blackish है on the vasculature of the tongue, तो यहाँ पे भी आपको internal organ के फंक्शन को बताएगा कि दिस इज समथिंग इज रॉन्ग और राइट। ये आपको टंग डायग्नोसिस के थ्रू आइडिया कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसके टंग को डायग्नोसिस करें। टंग इज द गेट ऑफ द हार्ट, द कलर इज a normal tongue should be the pale red and fresh. Indication of the heart and heart blood is immediately known by the seeing the tongue. Fresh pale color is a treated tongue that indicates that the heart is holy and the timely supplying the blood to time entire body. And the paleness is the stomach function is properly, then body fluid is immediately and the holy reach the tongue. ये दो चीजें आ गई। The color of the tongue reflects the following things.
Please you note down. Hot and cold influence, deficiency of yin, deficiency of yang, deficiency of blood and fluid stagnation. टंग को देख के आप क्या क्या चीजों को पता करेंगे. The color of the tongue, right? Is it clear? Yes, sir. जी सर. The tongue color. इसके अंदर यहाँ पे जो देखिए कि शेप के अंदर क्या क्या चीजें आती है, डिफरेंट टाइप के पेशेंट के टंग के शेप होती है. उसके अंदर भी आप एग्जामिन करके देखेंगे, जो आपको इंटेंसिव कोर्स के अंदर ये पूरी डिटेलिंग पढ़ाई जाएगी. टंग शेप क्या है? नेदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट. बहुत टंग लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए. उसके अंदर कोई स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, टंग के अंदर कोई अल्सर नहीं होना चाहिए. जब पेशेंट टंग को एक्सटेंड करता है आउट लाइक दिस, तो उसके अंदर क्यूरिंग नहीं होनी चाहिए, टम्बलिंग नहीं होना चाहिए. पेशेंट अगर निकालता तो साइड टू साइड मोशन नहीं होना चाहिए, मींस डिविएट हो जाता है. पेशेंट आपका अब एग्जामिन करेंगे तो टंग ये निकालते हुए ये क्या है, पेशेंट की टंग वो कर्व कर लेगा. तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा नहीं है कि वो जान के कर रहा है, वो अंदर के पॉजिटिव फैक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर बहुत ज्यादा शिवरिंग है तो वो क्या एक्सटर्नल इंटरनल विंड को बताता है कि बॉडी के अंदर पॉजिटिव फैक्टर है, विंड का अटैक है. तो ये आगे आप बी केयरफुल हो सकता है कि उसको बॉडी के अंदर कहीं आगे चल के कोई अटैक नहीं हो जाए. वो टंग डायग्नोसिस में आप फर्दर आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं. इफ यू नो, अगर आपको प्रॉपर ये मालूम है कि किस तरह से टंग को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो ये आप टंग डायग्नोसिस से आप पूरा इंटेंसिव कोर्स में सीखेंगे. ठीक है. मूवमेंट इंक्लूड द क्यूरिंग, टम्बलिंग, साइड टू साइड मोशन ऑफ द टंग, टर्निंग टंग ऑफ एनी डायरेक्शन. अगर टंग पेशेंट निकाल रहा है और उससे टंग को किसी भी पार्टिकुलर साइड में निकालते वक्त लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली अगर उसकी डिविएट हो रही है टंग, तो आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में उसको कोई ना कोई अटैक होगा. तो मोस्टली उसको पैरालिटिक अटैक होने के चांसेस हैं. अगर उसके बॉडी के अंदर विंड है तो वो कहीं न कहीं वो अटैक, विंड हमेशा जो भी होगा वो अटैक करेगा वो किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पे. तो दो चीजें इसमें होता है, या तो हार्ट अटैक होता है या तो उसको पैरालिटिक अटैक हो सकता है. तो ये क्या है, क्यूरिंग एंड टर्निंग, ये दो चीजें हैं. ये इंडिकेशन आपको बताती है कि फर्दर कोई भी चीज डैमेज हो सकती है टंग के अंदर. जब आप ये शेप को देखेंगे, ये साइड टू साइड मोशन को अगर देख रहे हैं, अगर ये पोजीशन आ रही है तो ये आगे बताएगा कि ये कोई ना कोई आगे चल के प्रॉब्लम. तो इन अ फ्यूचर यू कैन डायग्नोस इज नॉट द योर प्रोग्नोसिस. द टंग शिफ्टिंग टू वन साइड, अगर ये सारी जो चीजें हो रही है तो ये क्या बता रहा है कि इन अ फ्यूचर मे बी. लेकिन एक चीज आपको बता भी, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया मे बी, लेकिन जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे, इट्स नॉट मे बी, इट 100%. मतलब यू हैव टू गिव द गारंटी कि उसको आगे चल के ये प्रॉब्लम होगी ही होगी. वो कितने दिनों के बाद होगी वो भी आप टंग डायग्नोसिस को बता सकते. Tongue should not be the curling up or downward when extended out. Normal tongue, it should be the normal thickness, and supple tongue should not have any ulcer. Tongue shape क्या बताता है? Shape indicate the following state of the organ, state of the chi, state of the blood. Tongue shape enable the just excess or deficiency. Tongue जो बताता है ये क्या है? Shape इसकी ये following thing बताता है क्या? State of the organ, state of the chi. तो ये सारी ये चीजें आपको टंग डायग्नोसिस के ऊपर ये देखने से पता चल जाएगा. द कोटिंग, अब यहाँ पे कोटिंग पर आप देखेंगे यू हैव द सीन एंड द मेनी टाइप्स ऑफ द कोटिंग ऑफ द टंग. तो व्हाइट कोटिंग जो होती है वो व्हाइट कोटिंग क्या बताती है? बॉडी के अंदर कोल्डनेस को बताती है. और येलो कोटिंग जो बताती है वो बॉडी के अंदर हीट और डैमेज को बताती है. और जितनी भी थिक कोटिंग होती चली जाएगी, जितनी भी थिक कोटिंग होती होगी, उतना ही वो बॉडी के अंदर जितनी भी कोटिंग थिक होगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल जितनी भी थिक कोटिंग होती चली जाएगी वो क्या है, वो बताता चले जाएगा एक्सेसिव पैथोजेनिक फैक्टर्स को.
जितनी भी थिक कोटिंग होगी, अगर व्हाइट थिक कोटिंग लाइक दिस, यू कैन सी हियर द व्हाइट कोटिंग आर लाइक दिस and the white coating with the red horn. There is a yellow coating here, there is a dirty coating and the yellow coating on the center. तो ये सारी जो चीजें ये क्या बता रही है, इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर को बताती है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है. They are bluish. In this picture you can see there is a tongue color is a bluish. तो ये क्या बताता है, there is a stagnation. तो इस तरह से आप टंग के कोटिंग को भी देखकर आप पेशेंट को बता सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम है आपकी बॉडी के अंदर क्या है. फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को आया आपके पास, बोला आई हैव अ लो बैक पेन एंड नी पेन, आई हैव अ लो बैक पेन एंड नी पेन, राइट. तो लो बैक पेन बता रहा और नी पेन बता रहा है, लेकिन आपने उसके जब टंग को देखा तो टंग पे व्हाइट कोटिंग थी, टंग पे व्हाइट कोटिंग थी. तो what is your observation? कोल्डनेस किस ऑर्गन से रिलेटेड है? Yes. Have you any idea about the acupuncture diagnosis? कोल्डनेस, white coating, कोल्डनेस किस ऑर्गन से रिलेटेड है? स्टमक. No. किडनी. लेकिन अगर वो क्या है, येलोइश है और डैमेज है, तो वो क्या है, स्टमक एंड स्प्लीन. लेकिन पार्टिकुलर ऑर्गन एरिया में अगर हम जाएंगे तो उस पार्टिकुलर ऑर्गन के एरिया पे हम जाकर वर्क कर सकते हैं. तो यहाँ पे पेशेंट दो पेशेंट आपके पास है. एक पेशेंट पे लो बैक प्रॉब्लम इज द सेम, तो लो बैक एंड नी पेन दोनों को सेम प्रॉब्लम, लेकिन एक में क्या है कि एक में व्हाइट कोटिंग है और एक में येलो कोटिंग है, तो दोनों का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा. और थर्ड पेशेंट आया, उसको भी लो बैक है, उसको भी नी पेन है, लेकिन वो क्या, एब्सेंस ऑफ कोटिंग. तीनों पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा. ठीक है. द टंग कोटिंग, द नॉर्मल टंग कोटिंग इज अ थिन एंड वाइट. इट शुड बी द कैसे होनी चाहिए, अ थिन एंड वाइट. A thin coating of the tongue indicate the digestive activity in the body is normal. Slightly thicker coating on the root of the tongue and the other part of the tongue is normal. ऐसे में जो टंग में अंदर के जो पोर्शन है, like this, see, यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे कि this is the first part, this is the second and this is the third. तो यहाँ पे नॉर्मल व्हाइट कोटिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे उससे थोड़ी थिकर दिख रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थिकर दिख इज आल्सो नॉर्मल. लेकिन अगर पूरी की पूरी टंग के ऊपर व्हाइट कोटिंग आपको अगर थिकर दिखती है, ओल्ड टंग पूरा यहाँ पर पूरे टंग के ऊपर अगर आपको व्हाइट कोटिंग से दिख रही है, यानी फ्रॉम टिप टू रूट, तो ये क्या है, the tongue should be the seen from the tip to the root and the fourth part. White coating clears the cold, yellow coating clears the heat. Body के अंदर coldness excess है, yellow coating बताती body के अंदर heat excess है. And the thickness of coating is to the extent of the pathogenic factor. जितनी coating बढ़ती चली जाएगी, जितनी भी coating बढ़ती चली जाएगी, वो क्या बताएगा, जैसे for example this is a thin coating, the thin coating, second is a very thick coating. तो जैसे ये coating में change होते चले जाएंगे, उसी तरह से आप यहाँ पे ये कोटिंग के लेयर से आप पता चल जाएगा. जितना एक्सेस कोटिंग होगा वो क्या उतना स्ट्रेंथ बताएगा किस चीज का, पैथोजेनिक फैक्टर्स का. टंग कोटिंग इंडिकेट एक्सेस और डिफिशियंसी. A tongue coating may be the with the root is called the sticky coating and without root is called the supillary coating. The tongue coating with root is called the excess condition and without root is called the deficient condition. A tongue coating may be the without root is called the supillary coating, and tongue coating with the root is can't be peeled with the tongue cleaner, but tongue coating without root can be peeled with the tongue cleaner.
A tongue coating with root is called the excess condition. A tongue coating without root indicates the deficient condition. And the moisture. Moisture कितना? Should be the normal little bit. Excess अगर moisture है normal से तो वो क्या बताता है? Retention of fluids को बताता है. वो क्या बता रहा है? Retention of fluids in the body. तो retention of fluids का मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो fluids की body के अंदर retention हो रही है जिसकी वजह से patient को complain हो रही है. तो अब आपको यहाँ पे find out करना है कि किस organ के अंदर हुआ. तो वो organ plating के अंदर आपको यहाँ पे समझ में आएगा. Tongue moisture when a stomach function is normal, the supply body, the entire body. Timely and wholly and these body fluids are the. Please mute yourself. The moisture on the tongue is indicating the fluid in the body. The normal. Please mute yourself. Please mute yourself. Dry tongue indicates the deficiency of the fluid in the body. अगर tongue के अंदर normal अगर नहीं है उससे abnormal में अगर जा रहा है तो वो क्या बता रहा है कि dry tongue क्या बताती है? Dry क्यों होता है? जब heat body के अंदर excess होती है तो fluid को वो क्या होती है? बंद कर देती है और tongue dry हो जाती है. Body के अंदर heat excess होगी तो वो क्या होगा? जो आपके टंग के ऊपर नॉर्मल थिन कोटिंग हो वो भी एब्सेंस हो जाएगी. वो हीट यानी इनकी डिफिशियंसी के अंदर होता है. वेट टंग इंडिकेट्स द एक्युमुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इन द. तो ये क्या बता रहा है? वेट टंग क्या बताता है कि एक्युमुलेशन हो रहा है बॉडी फ्लूइड्स में. दिस इंडिकेट कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स कोल्ड एंड हॉट कंडीशन, यिन एंड यांग. हाउ टू एग्जामिन द टंग posture for the patient and practitioner. किस तरह से आप पेशेंट को देखोगे? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट लेटा हुआ सो रहा है, ठीक है, उसको अगर आप उस कंडीशन पे देखेंगे तो आप अप्रोप्रिएट उसको प्रॉपर आप लिख देंगे. पेशेंट आपके सामने होना चाहिए. आप पेशेंट के सामने हो, प्रॉपर टंग को देखिए. उसको जब देखिए तो पहले उसमें विटेलिटी स्पिरिट को देखिए. द सेकंड इज ए कलर, थर्ड इज ए shape, fourth is a coating, fifth is a motion. तो ये सारी चीजें को आप इंडिकेट करेंगे, इसको नोट करते जाएंगे. then you can find the reach on your treatment. The tongue diagnosis is a reflect the condition, the different organ and part of the body. See here. The first is related to the heart. The second is related to the lungs. This is part of the liver and gallbladder. And the center part is the stomach. And all the part is the spleen. Around this there is a spleen. There is a kidney and urinary bladder or reproductive organ, excretory organ. And there is an intestine, large and small intestine in the third. तो जब आप यहाँ पे देखते हैं तो इस तरह से टर्म को डायग्नोस करके आप उसमें पेशेंट को आप इसमें बता सकते हैं. यस, नाउ द क्वेश्चन आंसर कंक्लूजन. और उसके बाद आपको द बेनिफिट ऑफ फाउंडेशन एंटीबायोटिक कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा. हैव यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क. एनीवन? हेलो. नो सर. नो सर. समझ में नहीं आया कुछ? सर ये बुक में है जो बुक आपने दी है पीडीएफ. एवरीथिंग इज देयर. इसकी अलग से मैं जिन लोगों ने मतलब रेगुलर क्लास है वो इसकी पीडीएफ में मैं भेजूंगा अलग से, जो मुझे भेज दो. ठीक है. तो ये जो चीज डायग्नोसिस पे जब आप ये देखेंगे देन यू कैन फाइंड
एग्जैक्ट कि उसके अंदर थ्रू द टंग किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर आपको दिखलाऊंगा कि टंग डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें और आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट शेप एंड साइज के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप टंग डायग्नोसिस में डिफरेंट शेप और साइज में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मैं आपको पिक्स, इसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं है? सी अभी यहाँ पे इस तरह से ये आपके सामने है कि अगर यहाँ पे टंग अगर पेशेंट निकालता है तो अगर वो डिविएट हो रही है तो वो क्या बताता है कि वो इंटरनल या एक्सटर्नल बॉडी के अंदर विंड है, राइट। तो डिफिशियंसी सीवियर हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, हार्ट चीज, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। टंग में अगर ये टीथ मार्क दिख रहा है तो वो टीथ मार्क क्यों दिख रहा है, वो कहाँ पे किस चीज पे डिफिशियंसी आ रही है जो टीथ मार्क दिखता है। मिडिल में एक इस तरह से क्रैक दिख रहा है, उसके साथ अलग से क्रैक्स दिख रहे हैं, डिविएट हो रही है, हॉरिजेंटल क्रैक्स हैं, इस तरह इरेगुलर शॉर्ट इरेगुलर क्रैक्स हैं। इस टाइप के क्रैक्स आपको टंग्स में दिखेंगे लाइक दिस। ये सारे शॉर्ट हॉरिजेंटल क्रैक्स हैं। द क्रैक्स एट द लाइफ आइस फ्लोज, और एक आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे तो लॉन्ग वर्टिकल क्रैक्स आपको दिखेगा कहाँ पे, सेंटर में, वो कहाँ पे, या तो मिड में आके खत्म होगा या तो एंड ऑफ द पोर्शन यानी कि उसके एंड पोर्शन पे आके खत्म होगा। एंड ट्रांसफर क्रैक आपको बिहाइंड द टिप दिखेगा, तो वो कौन सा एरिया है, लंग्स का एरिया है। तो अगर लंग्स के एरिया में तो आप सिर्फ टंग डायग्नोसिस को आप देख के ये समझ सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। मिडिल क्रैक, ये वर्टिकल क्रैक इन द सेंटर विद कोटिंग है तो क्या होगी, विदाउट कोटिंग है तो क्या होगी। तो ये सारी टंग डायग्नोसिस के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। यस, लास्ट 10 मिनट वी कैन डिस्कस अबाउट दिस समथिंग। यस, बताइए। अब जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ये सारी जो चीजें हैं ये इंटेंसिव फाउंडेशन कोर्स, तो इंटेंसिव फाउंडेशन कोर्स के अंदर हम लोगों ने इन चीजों को शामिल किया है। तो फाउंडेशन कोर्स का जो बेनिफिट है वो उसके अंदर इंटेंसिव फाउंडेशन कोर्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी, क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। इंटेंसिव फाउंडेशन कोर्स का जो मेन मोटिव हम लोगों का है आपको एजुकेट करने के लिए। ये हमारे लाइफ का सबसे मोटिव ऑफ लाइफ, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, मोटिव ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो चीजें हैं आपको, ये डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो है ये आप नोट कर लिए कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बिफोर गिविंग द सर्टिफिकेट, हमको क्या क्या चीज चाहिए। और यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन, मोस्टली ऑनलाइन थ्योरेटिकल क्लासेस है और 7 डेज फुल डे प्रैक्टिकल है, जिसके लिए आपको यहाँ पे मुंबई में अंधेरी हमारे जो हॉल्स है वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना होगा। तो 150 आवर्स इसमें थ्योरेटिकल क्लासेस है। जैसे आज हम लोगों ने ऑनलाइन थ्योरेटिकल क्लासेस लिए, तो इसलिए सेम लाइक दिस इसको हम एवरी मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे 2 आवर्स डेली होगा। टाइमिंग इसकी 3 to 5 PM है। 7 डेज जो प्रैक्टिकल होगा फ्रॉम 1 नवंबर टू 27 नवंबर। इसका जो टाइमिंग होगा 10 AM to 6 PM होगा, फुल डे प्रैक्टिकल होगा। और इसकी जो बेनिफिट्स है, आज आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर दिस कोर्स आई कैन गारंटी कि आपका जो प्रैक्टिस है, जो आपका विजन है, जो आपका डायग्नोसिस है, वो 10 टाइम बेटर होगा।
इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें होगा। तो सबसे पहले जो तो हाउ टू डायग्नोसिस एंड ट्रीट द मेडिकल एक्यूपंक्चर। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द मेडिकल एक्यूपंक्चर और एक्यूपंक्चर। तो मेडिकल एक्यूपंक्चर का मीन्स ये है कि आपको जो भी एक्यूपंक्चर यानी ट्रेडिशनल है उसके साथ साथ मेडिकल बैकग्राउंड के अंदर, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पिरेटरी सिस्टम, और अभी आज हम लोगों ने बात किया था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सरे, आप किस तरह एक्सरे को देखेंगे, ब्लड प्रेशर को कैसे चेक करेंगे, ब्लड और यूरिन की जो नॉर्मल रिपोर्ट उसको आप कैसे आप देख सकते हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीजें एबनॉर्मलिटीज और किस ऑर्गन से रिलेटेड है, ये भी चीज आप डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं पैथोलॉजिकल का। फिर इसके बाद जो डायग्नोसिस ऑफ टंग, अभी आज आपने देखा, इसमें डायग्नोसिस ऑफ पल्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस, फेशियल डायग्नोसिस और स्वेट डायग्नोसिस। किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, किसी को बहुत कम होती है, किसी को अगर हेड से होती है, कोई बोलता है कि मुझे स्वेटिंग हेड से ज्यादा होती है, कोई बोलता है मुझे चेस्ट से होती है, कोई बोलता है मुझे आर्म से होती है, किसी के अंदर स्वेटिंग में इतनी स्मेल होती है कि आप उसके पास बैठ भी नहीं सकते। तो ये क्या है, ये आपके डायग्नोसिस में बताता है कि क्या उसको प्रॉब्लम। फेशियल डायग्नोसिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्यूपंक्चर डायग्नोसिस। इसके अंदर आप ये फेशियल डायग्नोसिस में भी आप डायग्नोस करके बहुत सारी चीजें पेशेंट के बारे में पता कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो एक्यूपंक्चर में 5 एलिमेंट थ्योरी है, यिन एंड यांग, कंप्लीट लॉज ऑफ एक्यूपंक्चर, द कंप्लीट लॉ ऑफ एक्यूपंक्चर, ची, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स क्या होती है, बॉडी के अंदर 12 रेगुलर मेरिडियन होती है, 2 कंट्रोलर मेरिडियन होते हैं, इसका कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे एनाटॉमिकल लैंडमार्क के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, निडल टेक्निक, निडल को किस तरह से इंसर्ट की जाती है बॉडी के अंदर, निडल को किस तरह से इंसर्ट की जाती है, इसके अंदर जो ची को कैसे अराइव किया जाता है, टोनिफिकेशन और सेडेशन मेथड क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं। फिर उसके बाद उसके ये जैसे ये आप यहाँ पे देखिए कि ये निडल है, ये बॉडी में किस तरह से इंसर्ट की जाती है, निडल को होल्ड कैसे करना है, निडल को इंसर्ट कैसे करना है, ये टेक्निक्स आपको आना चाहिए, किस रोटेशन कैसे होना चाहिए, लिफ्टिंग एंड थ्रस्टिंग क्या होता है, ची को कैसे अराइव करते हैं, तो आफ्टर अराइवल ऑफ द ची क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, और ये किस तरह से इंसर्ट करें कि बॉडी में पेन पेशेंट को फील नहीं हो। तो ये क्या टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग पे ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मशीन, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मशीन वो डिवाइस कैसे हम यूज करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, किस डिजीज में कौन सी फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे, कितना उसके अंदर ड्यूरेशन होगा, इसके अंदर 3 फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अंदर कितना वैल्यू हम देंगे पेशेंट को और कितने सिटिंग देंगे। तो ये सारी जो चीजें आपको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन में ये सारी चीजें आपको सिलेबस में आपको कवर अप की जाएगी। थ्योरेटिकल में ऑनलाइन होगी, प्रैक्टिकल में आपको पूरा एक एक चीज को हाथ पकड़ के किस तरह से निडल को इंसर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें कैसे एग्जामिन करेंगे, आप टंग आप लाइव पेशेंट को सामने देखेंगे, एक दूसरे को आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो मेथड ऑफ द लोकेटिंग द पॉइंट, मेरिडियन, साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ ची, कैसे हमारे बॉडी के अंदर ची बनती है, द बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, और एट गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, किस तरह से हम डायग्नोस करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कि यिन है, यांग है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। फिर यहाँ पे क्या है, टेक्निक्स एंड द मेथड ऑफ नीडलिंग, टाइप ऑफ नीडलिंग, ब्लड लेटिंग क्या होती है, प्लम ब्लॉजन नीडलिंग क्या होती है, प्रेस नीडल क्या होती है, और ड्यूरेशन कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन एंड कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, किस कंडीशन में कितने दिन तक ट्रीटमेंट देना है, ये सारी चीजें देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ एक्यूपंक्चर, डज एंड डज नॉट, कहां तक हमारी क्राइटेरिया है वहीं तक हम इसको करेंगे। कॉम्प्लिकेशन इन एक्यूपंक्चर एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। तो यहाँ पे you can see on the screen different टाइप के निडल को ये हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद आता है लॉज ऑफ मॉक्सिबस्शन। व्हाट इज द मॉक्सिबस्शन थेरेपी, किस तरह से डायरेक्ट हम इसको मॉक्सा का यूज करेंगे, यिन की डिफिशियंसी है, यांग की डिफिशियंसी है, ची की डिफिशियंसी है,
तो यहाँ पे डायरेक्ट Moxibustion, this is a dragon on a spinal Moxibustion. Here you can see screen. There is ginger Moxibustion, garlic Moxibustion, Moxibustion with the salt. तो डिफरेंट टाइप के आपको Moxibustion आपको ये पूरा होगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन में अभी आपको दिखलाया मशीन के इसमें दो चीज इलेक्ट्रोड होती है और एक पैड होता है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाना है, नीडल पे किस तरह से करना है और पैड का कैसे यूज करना है, राइट। This is your electric device on your screen, and there is a dry cupping, and the types of the dry cupping, moving cupping, fire cupping, facial cupping, electrical cupping, और इसकी जो टेक्निक्स और बेनिफिट्स है वो किस तरह से हम किस कंडीशन में इसका यूज करेंगे, राइट। इसके बाद बेड कपिंग जो आता है वो हिजामा। हिजामा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसके अंदर आपका जो मेन जो चीज है कि हाउ टू कट्स ऑन द पॉइंट, सुपरफिशियल कट्स, मीडियम एंड डीप। ये कट्स कब कहाँ पे किस कंडीशन पे कैसे लगाना है, ये सारी चीजें आपको जो प्रैक्टिकल ट्रेनर होंगे वो आपको हाथ पकड़ के ये बताएंगे कि हाँ यहाँ पे ये बॉडी की इस पार्ट पे आपको सुपरफिशियल देना है, यहाँ पे मीडियम देना है, यहाँ पे डीप कट देना है, राइट। इसके इफेक्ट्स वगैरह सारी चीजें बताएंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइट, ये आपको बताया। इंटरप्रिटेशन पार्ट में आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ जॉइंट, ईसीजी, हाउ टू check the blood pressure, how to examine the joint and spine, ये सारी जो चीजें जो मास्टर होंगे इनके अंडर में देखेंगे। पेन मैनेजमेंट में किस तरह से आप पेन मैनेजमेंट मास्टर हो सकते हैं, इसका पूरा आपको थ्योरी आपको ऑनलाइन और प्रैक्टिकल आपको ऑफलाइन बताएगा। कॉज, सिम्टम एंड विद द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट के अंदर क्या है कि कौन सी डाइट पेशेंट को यूजफुल है और हार्मफुल है। आप ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन पेशेंट को ये नहीं, आपको या पेशेंट को, दोनों में से अगर किसी को ये नहीं पता कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन ये डाइट ही हमारा रूट कॉज है, इसी डाइट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रही है और वो पेशेंट को अगर वही पर्टिकुलर आप डाइट ले रहे हैं जिससे बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रही है तो उसका प्रॉब्लम और भी प्लस होता जाएगा, माइनस नहीं होता। तो जैसे आपने देखा कि अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो डॉक्टर उसको क्या करता है, सॉल्ट को कट करते हैं, राइट। हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट के सॉल्ट को कट करते हैं या बढ़ाते हैं? कट करता है सर। अगर आपके पास अगर बोन से रिलेटेड अगर पेशेंट है उसको आप ये अगर नहीं बताएंगे कि आपको कौन सी डाइट आपके लिए सूटेबल है, कौन से हार्मफुल है, तो ये सारी जो चीजें आपको इंटेंसिव कोर्स के अंदर ये सारी डिटेलिंग सीखने को मिलेगी। यू कैन अ गुड acupuncturist, you can establish your bright future in acupuncture. This any question, any doubts we can discuss right now? No, sir. Anyone? नो सर।